जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान में कोशिका के बारे में। तो यह वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। तो आप इस वीडियो को आज पूरा देख लेंगे तो कोशिका से जो है क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 200 प्लस है, वो भी वन लाइनर में। तो वीडियो में बने रहिएगा। अब वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले जो भी बायोलॉजी का क्वेश्चन डाले हैं उसका वीडियो प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है यानी कि कोशिका सेल से। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई जो है क्या होता है? तो जीवन की मूलभूत इकाई जो होता है वह कोशिका होता है। जीवों की आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो उसे कोशिका कहा जाता है। जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है, यानी सेल कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने किया था? तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, याद रखेगा कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 में। और किसने बताया कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है? तो वह बताया था स्लाइडेन ने। कब बताया था? तो ये 1838 में। करा कि किसने बताया कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है? तो स्लाइडेन ने। कब बताया? 1838 ईस्वी में। उसके बाद है, किसने बताया कि जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है? तो वह बताया स्वान ने। यानी पादपों का शरीर जो सूक्ष्म कोशिका से बना होता है यह बताया स्लाइडन ने, जबकि सूक्ष्म कोशिका यानी जंतुओं का जो शरीर बना होता है सूक्ष्म कोशिका से बना होता है यह किसने बताया? तो वह स्वान ने बताया। कब बताया? ये 1839 में, जबकि स्लाइडन ने कब बताया था? तो 1838 में। तो ये दोनों डेट और नाम याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि किसने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है? करा है कि किसने यह बताया कि नई कोशिका का जो निर्माण होता है वह पहले से मौजूद जो रहता है कोशिका उपस्थित रहता है उसी से होता है? तो यह बताया था बिरचो ने। ऐसे कहीं पर देता है बिरचाओ ने, तो यहाँ पर रख दिया हुआ है बिरचो ने। कब बताया था? 1855 ईस्वी में। ये याद रखेगा। उसके बाद है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था तो स्लाइडन एवं स्वान ने। स्वान बताया था कि जंतुओं में यानी जंतुओं के शरीर में सूक्ष्म कोशिका रहता है, जबकि स्लाइडर ने पादप कोशिका में सूक्ष्म कोशिका रहता है, यह बताया था। उसके बाद है कि कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत जो है किस पर लागू नहीं होता है? तो कोशिका सिद्धांत जो है विषाणु यानी वायरस पर लागू नहीं होता है, ये याद रखिएगा। कोशिका सिद्धांत जो है यह विषाणु पर लागू नहीं होता है। किस जंतु को जीवित और करा कि किस जंतु को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है? तो अजीवित और जीवित माना जाता है विषाणु को माना जाता है। विषाणु किसके बने होते हैं? तो विषाणु जो बना रहता है सम एकल तंतु आरएनए अणु से बना रहता है। विषाणु जो बना रहता है सम एकल तंतु आरएनए अणु से बना रहता है। उसके बाद देखिए कि कोशिका सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। कोशिका सिद्धांत के प्रमुख विशेषताएं के बारे में पहला है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो होता है वह एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव जो होता है उसका शरीर जो बना रहता है एक या अनेक कोशिकाओं के से बना होता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। कह रहा है कि कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता होता है और सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। उसके बाद देखिए कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। प्रत्येक कोशिका जो है एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव बनता है। यानी सभी कोशिका मिलकर काम करती है तब जाकर एक जीव बनता है।
उसके बाद है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है केवल समसूत्री विभाजन का, यानी केवल समसूत्री विभाजन का ही प्रयोग किया जाता है चोट लगी मरम्मत के लिए। सूत्री विभाजन का पहला चरण क्या कहलाता है, तो उसे पूर्वावस्था कहा जाता है। सूत्री विभाजन का पहला चरण क्या कहलाता है, तो उसे पूर्वावस्था कहा जाता है। सूत्री विभाजन के उस चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाते हैं, तो उसे मेटाफेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मेटाफेज कहा जाता है। सूत्री विभाजन के उस समय का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाता है, उसे मेटाफेज कहा जाता है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। उसके बाद देखिए कि जंतु कोशिका में किसका अभाव पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में जो है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है, यानी सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है। एक जीव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो एक जीव की सबसे लंबी कोशिका जो होता है वह तंत्रिका तंत्र होता है। और सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है, तो वह शुतुरमुर्ग की अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी ज्ञात कोशिका कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा गैलेसिपिटकम जीवाणु सबसे छोटी कोशिका है। कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो याद रखिएगा कोशिका जो होता है 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में मुख्य बातें इसके समझते हैं। इसमें अंतर, जैसे कि कोई अंग ले लीजिए, जैसे कोशिका भित्ति जो होता है यह प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो रहता है यह प्रोकैरियोटिक में किसकी बनी रहती है, यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी रहती है, जबकि यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी रहती है। यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी रहती है। और सेल्यूलोज किस में रहता है, तो यह पादप कोशिका में रहता है, याद रखिएगा। केंद्रक, उसके बाद देखिए केंद्रक है क्या है, तो यह केंद्रक जो है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहती है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित रहती है। केंद्रक जो है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। केंद्रक झिल्ली जो है यह इसमें प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। उसके बाद देखिए कोशिका विभाजन जो होता है यह अर्धसूत्री प्रकार का होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। दोनों प्रकार का किसमें होता है, तो यह होता है यूकैरियोटिक में, जबकि अर्धसूत्री प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक में। उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। उसके बाद देखिए प्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। राइबोसोम जो है यह प्रोकैरियोटिक में क्या रहता है, 70S रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होता है। राइबोसोम जो है यह प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के होता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होता है। लाइसोसोम देखिए, लाइसोसोम जो है यह प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। जबकि गोल्जी कॉय जो है यह प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। डीएनए क्या है, यह प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र के रूप में उपस्थित होता है, क्या, डीएनए, जबकि यूकैरियोटिक में दोहरे सूत्र के रूप में पूर्ण विकसित होता है। उसके बाद देखिए श्वसन जो है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक में श्वसन जो होता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है प्रोकैरियोटिक में आंतरिक झिल्लियों में होता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। उसके बाद देखिए लिंग प्रजनन जो है यह प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है।
प्राप्ति स्थल जो है जीवाणुओं तथा नील हरित शैवाल में पाए जाते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। जबकि यूकैरियोटिक में सभी बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए कि स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में सही तथ्य क्या क्या है। तो जैसे कि स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पत्रे संजीवित हो सकती है और भारतीय अनुसंधान केंद्र ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। उसके बाद देखिए प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सही तथ्य। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। यह क्या करता है? तो यह जीवन भर स्वयं गुणन करती है, जबकि ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों का मदद करती है। जहाँ क्षतिग्रस्त ऊतक हो जाते हैं वहाँ पर क्या मदद करता है। यह एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। उसके बाद देखिए कोशिका मृत्यु के कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है एपोप्टोसिस कहा जाता है। उसके बाद देखिए केंद्रक और नाभिक के बारे में। केंद्रक और नाभिक के बारे में किसने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज किया था? तो केंद्रक का खोज किसने किया था? तो वह रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जबकि रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया था। याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया है, जबकि यह कब किया था? 1831 में। उसके बाद किसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं? तो केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। कोशिका जो होता है प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो यह करता है केंद्रक। कोशिका के किसी कोशिका अंग को मास्टर अंग भी कहा जाता है, तो वह नाभिक को मास्टर अंग भी कहा जाता है। कह रहा है कि कोशिका के किसी कोशिका अंग को मास्टर अंग भी कहा जाता है, तो वह कोशिका नाभिक को कहा जाता है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका अंग क्या है? तो वह है नाभिक। कह रहा है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका अंग क्या है? तो वह है नाभिक। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकाओं में डीएनए होता है? तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण किस में होता है? तो वह होता है केंद्रक में। कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण किस में होता है? तो वह होता है केंद्रक में। उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो किया था अल्टमान ने किया था, यानी रिचर्ड अल्टमान ने किया था। कब किया था? 1890 में। याद रखेगा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था कार्ल बेंडा ने। किसने किया था? बेंडा ने। बेंडा से याद रखेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो बेंडा ने। कब किया था? 1897 से 98 ईस्वी के बीच किया था। किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, यानी पावर हाउस कहा जाता है? तो वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जिसे सूत्रकणिका भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका के किस कोशिकांग पर डीएनए व राइबोसोम स्थित होता है? तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया पर। कोशिका के किस कोशिकांग पर डीएनए व राइबोसोम स्थित होता है? तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया पर। याद रखेगा। उसके बाद देखिए कि वह कोशिकांग कौन सा है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती है? तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कह रहा है कि वह कौन सा कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती है? तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी जो है वह अणु को उत्पन्न करने वाला पादप कौन है? तो वह है क्रेब्स चक्र है। हमारे श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो वह है क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र कोशिका के किस अंग में संपन्न होता है? तो क्रेब्स चक्र जो संपन्न होता है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया था? तो क्रेब्स चक्र की खोज जो किया था वह किया था हैंस क्रेब्स ने किया था। कब किया था? 1937 में। यह अपना नाम पर ही क्रेब्स चक्र नाम रखा है। आगे की एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को किस नाम से जाना जाता है? जिसमें
साइटोप्लाज्म और नाभिक स्थित होता है, वह होता है प्रोटोप्लाज्मा में स्थित रहता है। उसके बाद देखिए राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो राइबोसोम की खोज किया था पेलेड ने किया था। कब किया था? 1995 ईस्वी में खोजा गया था। प्रोटीन संश्लेषण में किन कोशिकाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो वह होता है राइबोसोम्स और अतः द्रवी जालिका का होता है। कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में किन कोशिकाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो वह होता है राइबोसोम्स का और अंतः द्रव्य जालिका का होता है। उसके बाद है कि किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो वह कहा जाता है राइबोसोम्स को कहा जाता है। कह रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो वह बनाया जाता है राइबोसोम्स में। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो वह बनाया जाता है राइबोसोम्स में। उसके बाद देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो वह किया था डी डुबे ने। यहाँ पर डुबे हो जाएगा, डी डुबे ने खोज किया था। कब किया था? 1958 ईस्वी में। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने। कब किया था? 1958 ईस्वी में। कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है लाइसोसोम। कह रहा है कि कौन सा कोशिका अंग है जो केवल जंतुओं में पाया जाता है? वह है लाइसोसोम। किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिका को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? तो वह करता है लाइसोसोम। कह रहा है कि कौन सा कोशिका जो है बाहरी पदार्थ या खराब कोशिका को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? तो वह करता है लाइसोसोम। आपको वीडियो कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस बुक से और वीडियो चाहिए आपको या नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो भी टॉपिक रहेगा वह क्लियर रहेगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। उसके बाद देखिए कोशिका के प्रमुख अंग जैसे है कोशिका भित्ति, उसके बाद कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। तो इसके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं, किसका क्या काम है, तो वीडियो में बने रहिएगा। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या है? तो यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जिसे सेल बॉल कहते हैं। यह सेलुलोज की बनी होती है। यह किसका बना रहता है? कोशिका भित्ति जो बना रहता है सेलुलोज का बना रहता है। यह कोशिका को निश्चित आकार और कठोरता प्रदान करता है। पूछेगा कि कोशिका को एक आकार या कठोरता प्रदान कौन करता है? तो वह करता है कोशिका भित्ति। उसके बाद देखिए कि कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली क्या करता है? तो यह अर्धपरागमय कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थ का निर्धारण करता है। यानी कि कौन सा कोशिका का जो अंदर में भाग है वह बाहर जाएगा या अंदर आएगा, इसका निर्धारण कौन करता है? तो वह करता है सेल मेम्ब्रेन करता है, यानी कोशिका झिल्ली करता है। और यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह किसका बना रहता है? कोशिका झिल्ली जो बना रहता है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह आघातों से कोशिका की रक्षा करता है, यानी कि जहां पर आघात होता है उसका रक्षा कौन करता है? तो वह करता है कोशिका झिल्ली करता है। याद रखेगा, कोशिका झिल्ली से क्या याद रखना है? यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और आघातों से यह कोशिका की रक्षा करता है। और अंदर या बाहर जाने वाले पदार्थ का निर्धारण कौन करता है? तो कोशिका झिल्ली करता है। उसके बाद देखिए कोशिका द्रव के बारे में। कोशिका द्रव जिसे क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो यह कोशिका द्रव एक बहुत गाढ़ा पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। यह कैसा रहता है? तो यह गाढ़ा रहता है, चिपचिपा रहता है और पारभासी रहता है। कोशिका द्रव में कोशिका अंग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में जो है कोशिका अंग पाए जाते हैं, याद रखिएगा। कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य पाया जाता है। कोशिका द्रव जो है यह कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य पाया जाता है। कौन? कोशिका द्रव। उसके बाद देखिए केंद्रक। केंद्रक के बारे में, तो यह केंद्रक के खोज अभी बताए थे आपको, किसने किया था? तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1831 में। लेकिन केंद्रक का पूछेगा तब रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा, जबकि कोशिका का पूछेगा यानी सेल का खोज किसने किया था? तो सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। याद रखिएगा, हुक हो जाएगा, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। जबकि रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक का खोज किया था कब? 1831 ईस्वी में।
केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। पूछेगा केंद्रक को यानी कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। पूछेगा कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वह होता है केंद्रक। उसके बाद देखिए इसमें डीएनए पाया जाता है। इसमें डीएनए पाया जाता है, यानी पूछेगा डीएनए किस में पाया जाता है, तो केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। उसके बाद देखिए कि अंतः प्रादपीय जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है, तो इसका कार्य क्या होता है, तो यह अतः कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। यह चिकनी अंतः प्रादपीय जालिका वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है। यानी वसा कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग कौन लेता है, तो वह लेता है अंतः प्रादपीय जालिका लेता है। उसके बाद देखिए कि खुरदरी अंतः प्रादपीय जालिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। यह चिकनी और खुरदरी दो प्रकार का होता है। तो चिकनी क्या करता है, तो यह वसा और कोलेस्ट्रॉल पदार्थ यानी संश्लेषण में भाग लेता है, जबकि खुरदरी अंतः प्रादपीय जालिका क्या करता है, तो यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। उसके बाद देखिए यह कोशिका द्रव का यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यह क्या करता है, तो कोशिका द्रव का जो होता है उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। उसके बाद देखिए राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम की खोज पेलेड ने 1955 में किया था। राइबोसोम की खोज किसने किया था, पेलेड ने किया था। कब किया था, 1955 ईस्वी में किया था। उसके बाद देखिए राइबोसोम का कार्य क्या है, तो राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम जो बना रहता है प्रोटीन और आरएनए के बना रहता है। पूछेगा कि राइबोसोम किसका बना रहता है, तो प्रोटीन और आरएनए का बना रहता है। राइबोसोम जो करता है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। यानी पूछेगा कि प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है, तो वह राइबोसोम। उसके बाद राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। प्रोटीन का कारखाना पूछेगा कौन करता है या किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। उसके बाद देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। कब किया था, 1958 ईस्वी में किया था। लाइसोसोम का आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। पूछेगा कि लाइसोसोम का आकार कैसा होता है, तो यह आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। लाइसोसोम क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करके पाचन में सहायता करता है। क्षतिग्रस्त जो कोशिका रहता है उसे नष्ट कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है, और पाचन में भी सहायता करता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। किसको, लाइसोसोम को। यह जीवाणु और विषाणु से रक्षा करता है। लाइसोसोम जो है जीवाणु और विषाणु से रक्षा करता है। पूछेगा कि जीवाणु और विषाणु से कौन रक्षा करता है, तो वह करता है लाइसोसोम। उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन क्या होता है, संपन्न होता है। इसमें उपापचय की क्रिया संपन्न होती है। यानी उपापचय की क्रिया, श्वसन की क्रिया संपन्न किसमें होता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें क्रिस्टी पाई जाती है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। पूछेगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद देखिए गोल्जी का या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में कि गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में किया था। और यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है, और यह लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम का निर्माण में मदद करता है। यानी गोल्जी का क्या करता है, तो लाइसोसोम्स और पेरोक्सीसोम का निर्माण करने में मदद करता है। उसके बाद यह पादप कोशिका के विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में भी मदद करता है। पूछेगा कि पादप कोशिका के विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में मदद कौन करता है, तो गोल्जी कॉय करता है। गोल्जी कॉय कुछ यूकैरियोटिक कोशिका स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका और जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में नहीं पाए जाते हैं। कह रहा है कि गोल्जी कॉय जो है कुछ यूकैरियोटिक कोशिका और स्तनधारी की लाल रुधिर कणिकाएं जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में नहीं पाए जाता है।
उसके बाद देखिए कि रीतिका, जिसे रसधानी भी कहते हैं। रसधानियों के अंदर तरल या ठोस पदार्थ भरा रहता है। रसधानी के अंदर तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ भरा रहता है। जंतु कोशिका में रसधानी जल संतुलन का कार्य करता है। जंतु कोशिका में जो है रसधानी क्या कार्य करता है, तो जल संतुलन का कार्य करता है। पादप कोशिका की रसधानियों का कोशिका रस निर्जीव पदार्थ का होता है। पादप कोशिका की रसधानी का कोशिका रस निर्जीव पदार्थ का होता है। यह पादप कोशिका में स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। उसके बाद देखिए लवक। लवक के बारे में, तो लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पूछेगा लवक जो है केवल किस में पाया जाता है, तो यह पादप कोशिका में पाया जाता है। इनका आकार अंडाकार, गोलाकार या त्रस्तीनुमा होता है। इसका आकार जो होता है अंडाकार होता है, गोलाकार होता है और त्रस्तीनुमा होता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार के होते हैं। आइए कौन कौन सा होता है, तो अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक होता है। तो हरित लवक को क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। जबकि वर्णी लवक को क्या कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। और अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। तो अवर्णी लवक का क्या कार्य होता है, यह जड़ तथा भूमिगत तने में पाया जाता है। अवर्णी लवक जो है जड़ तथा भूमिगत तने में पाया जाता है। यह भोजन के भंडारण में मदद करता है। भोजन के भंडारण में कौन मदद करता है, तो अवर्णी लवक करता है। जबकि वर्णी लवक का कार्य क्या होता है, तो यह रंगीन लवक होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है यह रंगीन लवक होते हैं। यह फलों को रंग प्रदान करता है। पूछेगा फूलों और फलों को रंग प्रदान कौन करता है, तो वर्णी लवक करता है, यानी क्रोमोप्लास्ट करता है। हरित लवक क्या है, यानी क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसमें पर्णहरित, कैरोटीन तथा जेंथोफिल लवक पाए जाते हैं। हरित लवक में पर्णहरित, कैरोटीन तथा जेंथोफिल लवक पाए जाते हैं। पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता करता है। यह पर्णहरित जो है क्या करता है, तो यह प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। जबकि कैरोटीन क्या करता है, तो यह पत्तियों का रंग पीला पड़ता है, यानी कैरोटीन के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है, तो पीला पड़ता है। उसके बाद देखिए पादप कोशिका के बारे में। पादप कोशिका के बारे में, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, तो पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से वह कोशिका भित्ति के द्वारा भिन्न होती है। यानी पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार का भिन्न देखा गया है, तो वह कोशिका भित्ति के द्वारा। आगे की पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है, तो पादप कोशिका की भित्ति जो बना रहता है सेलुलोज और पेक्टिन का बना रहता है। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज और पेक्टिन का बना रहता है। तो ये तो पता होगा कि पादप में ही सेलुलोज पाया जाता है। पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, तो उसे सेल्यूलोज कहा जाता है। कोशिका यानी पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, तो उसे सेल्यूलोज कहा जाता है। कोशिका का या कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, वह क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो है यह पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता, याद रखेगा। उसके बाद देखिए क्लोरोफिल को सबसे पहले किसने पृथक और नामित किया था, तो क्लोरोफिल को सबसे पहले पृथक जो किया था वह किया था केवेंतु, और नामित जो किया था पहले टियर ने किया था, याद रखेगा। यानी पूछेगा कि क्लोरोफिल का सबसे पहले किसने पृथक किया था, तो केवेंतु, और नामित किसने किया था, पहले टियर ने किया था। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। पौधे का रंग या पौधे का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वह होता है क्लोरोफिल यानी पर्णहरित के कारण होता है। कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो पर्णहरित प्रदान करता है। उसके बाद देखिए कि गैर रहित वनस्पतियों में किसकी कमी होती है, तो वह होता है पर्णहरित की कमी होती है। फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन
उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है? फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन जो रहता है वह नारंगी रंग प्रदान करता है हमें। गाजर का नारंगी रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह होता है कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपिन, और चुकंदर का गुलाबी रंग, चुकंदर का जो गुलाबी रंग होता है किसके कारण होता है? तो यह विटामिन के कारण होता है। पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। उसके बाद देखिए वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? तो वह है फाइकोसाइनिन है। कौन सा है? फाइकोसाइनिन है। उसके बाद देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर देखते हैं। पहला है पादप कोशिका, दूसरा है जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका क्या होता है? तो पौधे में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में जो है विकसित त्रिस्तरीय कोशिका पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेलुलोज का बना होता है। तो सेलुलोज तो पादप कोशिका में रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जंतु कोशिका में देखिए, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जबकि कोशिका भित्ति किस में पाया जाएगा? तो पादप कोशिका में पाया जाएगा। उसके बाद कोशिका जीवद्रव झिल्ली से ढकी रहती है। कोशिका जो रहता है जीवद्रव से ढकी रहती है, जबकि पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी रहती है। उसके बाद देखिए कि कवक और जीवाणु को छोड़कर सभी पादप में पर्णहरित पाया जाता है। कवक और जीवाणु को छोड़कर सभी पादप में पर्णहरित पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, जबकि कवक और जीवाणु को छोड़कर सभी पादप में पर्णहरित पाया जाता है। ये तो याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक के पास ताराकाय सेंट्रोसोम पाया जाता है, और जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। यानी कोशिका विभाजन में जो सहायता करता है ताराकार सेंट्रोसोम, वह जंतु कोशिका में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिए पादप कोशिका में रसधानी या रितिका पाई जाती है। रसधानी और रितिका जो है यह पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में रसधानी पादप कोशिका की अपेक्षा छोटी होती है। पाया तो जाता है लेकिन क्या होता है? आकार में छोटी होती है। आकार में क्या होता है? रसधानी पादप छोटा होता है। किसमें? जंतु कोशिका में। उसके बाद देखिए पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। उसके बाद अधिकांश पादप कोशिका में तारक केंद्र नहीं होता है। अधिकांश पादप कोशिका में तारक केंद्र नहीं होता है, जबकि अधिकांश जंतु कोशिका में तारक केंद्र पाए जाते हैं। याद रखिएगा, तारक केंद्र जो है पादप कोशिका में नहीं होगा, जबकि जंतु कोशिका में होगा। तो आज हम पढ़ें कोशिका के बारे में। अगर बोलिएगा तो आगे वीडियो में उत्तक के बारे में यानी टिश्यू के बारे में लेकर आएंगे। तो आप जैसा बोलिएगा तो हम लेकर आएंगे। तो आज हम देखें किसके बारे में? यह कोशिका के बारे में हम पढ़ें। तो इसमें जितना भी कोशिका से क्वेश्चन था आपको कवर करा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको यही वीडियो और चाहिए ऐसा ही इसी बुक से तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर बने होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।